मुर्क ऐन जालूत मंगोलों के जवाल की इब्तदा। एक बात से तो तकरीबन हर कोई वाकिफ है कि मंगोल एक वैशी कौम थी जिसने सबसे ज्यादा तबाही मुस्लिम इलाकों में मचाई। इनकी सिफाकियत अपनी जगह, लेकिन हमारी बेहिसी और नाइली की भी एक अपनी ही दास्तान है। निज़ाम कुदरत है कि हर अरूज को जवाल है। सकूते बगदाद के बाद ये उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि जुल्म और सितम का ये तूफान कभी रुक पाएगा। सकूते बगदाद और कुछ और फतूहात के बाद हलाकू खान मिस्र की तरफ बढ़ा। मिस्र की फतह के बाद हलाकू खान का अगला हदफ शायद हजाज मुकद्दस था। यहाँ शायद तकदीर मुसलमानों का साथ देने का फैसला कर चुकी थी कि मंगोलों का खाकान यानी बादशाह मंगू खान फौत हो गया। हलाकू खान को वापस मंगोलिया जाना पड़ा। हलाकू खान अपने जनरल कतबुगा को कोई फौज के साथ छोड़कर वापस चला गया। मंगोल वक्त हलाकू खान का पैगाम लेकर मिस्र के सुल्तान सैफुद्दीन कुल्स के पास जब पहुंचा तो उसने बदतमीजी की हद करते हुए खत सुल्तान सैफुद्दीन कुल्स के सामने फेंक दिया, जिसमें मिस्र हलाकू खान के हवाले करने का कहा गया था। इनकार की सूरत में सख्त नताइज की धमकी थी। वक्त की बदतमीजी ने सुल्तान सैफुद्दीन कुल्स को आग बगोला कर दिया। इन सब को कत्ल करके इनकी लाशों को शहर के दरवाजों पर लटका दिया गया। इस वाक़े के बाद सुल्तान सैफुद्दीन कुल्स ने मंगोल जनरल कतबुगा के हमले का इंतजार किए बगैर अपने सिपा सलार रुकनुद्दीन बैबरस को जंगी हिकमत अमली बनाने का हुक्म दिया। रुकनुद्दीन बैबरस ने मंगोल लश्कर पर मुख्तलिफ इलाकों में गुरिल्ला हमले शुरू कर दिए। इन हमलों ने मंगोल जनरल कतबुगा को गुस्से में नीम पागल कर दिया। इसी दौरान सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस के हमरा अपनी फौज लेकर ऐन जालूत के मकाम पर मंगोलों के सामने जा खड़ा हुआ और इस जंग में रुकनुद्दीन बैबरस ने मंगोलों का हरबा उन्हीं पर आजमाया कि मैदान जंग से शिकस्त खुर्दा होकर निकलो और दुश्मन को तंग घाटियों में ले जाओ, जहां पहले से ही फौज मौजूद होती थी जो दुश्मन को घेर कर तबाही मचा देती थी। ये तरीका बड़ा कामयाब रहा और मंगोलों को बुरी तरह से शिकस्त हुई। इसके बाद तो शिकस्त ने शायद मंगोलों का दरवाजा देख लिया। ऐन जालूत में शिकस्त के बाद मंगोलों का तूफान जो थमने का नाम नहीं लेता था, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। वस्सलाम।